कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये हमने लिया वॉल्यूम और ये प्रेशर है, और इसमें अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, अच्छा ये ऊपर लाइन कट रही है, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूं। तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कौन सा वाला ग्राफ, मान लो हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं ऐसा, और हमसे पूछा जाता है कि ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर में वेरिएशन किस तरह से होता है ये बताना है, ठीक है। तो तुम कैसे अप्रोच करोगे इसको, टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे हो रहा है। जनरली ये क्वेश्चन ना 2-3 बार तो नीट में आ चुका है, आईटी में पूछा जा चुका है 2-3 बार, मेंस में, तो वो शायद मैंने भी पहले भी तुमको बताया होगा इसको। हाँ, नहीं वो इससे थोड़ा अलग है, मतलब वो शायद पैसेज है वो ना। हाँ, तो इसमें तो ग्राफ प्लॉट कर लोगी, इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करोगी। नहीं, मुझे टेम्परेचर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ चाहिए, तो कैसे करोगी इसको बताओ। हाँ, तो ये पता कैसे चलता है बेटा, तुमने करती कैसे हो। इसमें आइसोथर्म क्यों बनाओगी बेटा, इसमें तो ये स्ट्रेट लाइन है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के बारे में तुमको नहीं पता है ना इसमें। हम्म, हम्म, अच्छा, मतलब तुम ऐसे बना रही हो। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि पहले ना एक काम और करके दिखाओ, तुम ना इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीखो। क्या इक्वेशन बनेगी इस स्ट्रेट लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो y को हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू m को क्या लिखूं बेटा बोलो, माइनस, स्लोप नेगेटिव है तो माइनस m कर देता हूं, और x हो जाएगा v, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये रिलेशन आएगा। अब हमको रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर में चाहिए है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगर रिलेशन चाहिए तो प्रेशर को हटाते हैं यहां से, आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर को हटाओ, तो प्रेशर को अगर हम हटाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन से तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं यहां, तो ये होगा एनआरटी बाई वी इक्वल टू माइनस एम वी प्लस सी के बराबर। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो टी इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन आर इंटू वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एन आर इंटू वी, ये इक्वेशन हो गई। अब इसमें एम एन आर ये कांस्टेंट है, सी और एन आर भी कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी इक्वल टू माइनस ए वी स्क्वायर प्लस, इसको कौन लिख लिया मैंने कांस्टेंट बी, तो माइनस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी के बराबर, इस तरह से लिख दिया हमने। अब हम ये इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है, किस चीज की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर वो पैराबोला मैं यहां प्लॉट करूंगा तो कैसा पैराबोला बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला है या अपवर्ड है, राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है, कौन सा वाला है ये। देखो टी की एक वैल्यू रखेंगे तो v की 2 वैल्यूज आएंगे, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, इसके 2 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, अगर हम v को 0 रखें तो t कितना, अगर t को 0 रखें तो v की 2 वैल्यूज आएंगी,
एक टी जीरो रखने पर एक तो वी जीरो हो जाएगा, वी को कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए वी प्लस बी और एक वी बाहर, मतलब अगर मैंने इसको लिखा जीरो इक्वल टू माइनस ए वी प्लस बी इंटू वी, तो यहां से वॉल्यूम की एक वैल्यू आती है v इक्वल टू जीरो और दूसरी वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू बी अपॉन ए के बराबर, है ना। तो यहां पर वॉल्यूम जीरो है तो टेम्परेचर जीरो, और एक पॉइंट ये होगा पॉजिटिव, यानी कि ये कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो इससे हमको आइडिया लग गया कि टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज, फिर वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये हमको पता चल गया इससे। ये इक्वेशन लिखना क्यों आना चाहिए? देखो मैथमेटिक्स में ना, इससे अच्छा मैथमेटिक्स आप लोग लगाते हो, लेकिन फिजिक्स में भी वो मैथमेटिक्स लगाना सीखो, क्योंकि जो मैंने पैसेज दिया है ना उसमें केवल आइसोथर्म बना के नहीं पता चलेगा, उसमें तुम्हें एक्चुअल में कैलकुलेशन भी करना है। तो कैलकुलेशन करना है तो ये इक्वेशन बनाना जरूरी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना लिया करना, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। टेंशन मत लिया करो, सिंपल सी इक्वेशन लिखो और सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। अब हमको उसमें निकालना था कि मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा था ना एक, तो अच्छा, उसमें कौन सा वाला पार्ट नहीं आ रहा तुमको? मेरा फर्स्ट वाला तो मतलब मैंने कर दिया था, मेरे को पता ही था। तो 15 और 16 उसमें जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो सबसे बढ़िया है। अच्छा, मैंने तुमको वो शीट कहाँ भेजी थी यार तुम्हारे? मैंने साथ में नहीं, पेपर मैंने भेजा है तुमको। अच्छा, मेरे पास होगा, हाँ मिल गया। इसमें देखो, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस दी है ए बी, और ये वाला जो पॉइंट है ये दिया है वी नॉट, और इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है पी नॉट। तो 14 क्वेश्चन तो देख के ही पता चल गया। अच्छा, प्रोसेस ए पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है ये हमको नहीं पता है, पॉइंट बी पर प्रेशर और वॉल्यूम नहीं पता है, ये यहां पर मालूम है हमको वी नॉट और पी नॉट, ठीक है। लेकिन इक्वेशन इससे बन जाएगी, इक्वेशन बना ली आपने, निकाल लिया। इसका आंसर कौन सा दिख रहा है हमको? सी, है ना। इसके बाद है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो 15 हुआ था कि नहीं? अच्छा देखो, फिर भी बता देता हूँ, ये मेंस में और एडवांस में, ये एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है, इवन नीट तक मैं एक बार बच्चों से पूछ के उनके साथ अत्याचार कर दिया, क्योंकि नीट वाले तो पढ़ती नहीं है ये सब, मैक्सिमम मिनिमम में लगाना पड़ेगा इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है। तो तुमको इसको ऐसे याद नहीं रखना है कि तुम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हो, तुम्हें ये जनरल अप्रोच की तरह से इसको लेना है कि जब भी इस तरह का ग्राफ दिया होगा तो इस वाले ग्राफ में वेरिएशन तो इस तरह का है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर अगर वो पूछेंगे तो आपको यहां से इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, इस वाली इक्वेशन का। अब ये वाली इक्वेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे बनेगी? इसमें जो वेरिएबल दिए हैं या जो कांस्टेंट है पी नॉट वी नॉट, वो कैसे इंट्रोड्यूस होंगे यहां पर? उनको क्या क्या लिखेंगे हम? हाँ, तो क्या लिख दें उसको? टी इक्वल टू माइनस एम को कितना लिख देंगे? पी नॉट अपॉन वी नॉट, पी नॉट अपॉन वी नॉट एन आर इंटू वी स्क्वायर प्लस, और इंटरसेप्ट कितना होगा? पी नॉट है इंटरसेप्ट, तो इसको मैंने लिखा पी नॉट वी अपॉन एन आर, यही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू है। अब हमको इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम की वो वैल्यू निकालेंगे जिस पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, हम वो वॉल्यूम निकालेंगे जिस पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो उसके लिए करना क्या है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है डी टी ओवर डी वी इक्वल टू 0, तो इससे वैल्यू आएगी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है इससे निकालो जरा।
वी नॉट बाई टू आ रहा है, तो वॉल्यूम लिखा हमने वी नॉट बाई टू। तो वॉल्यूम की ये वैल्यू है जिस पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो T मैक्सिमम निकल आएगा। तो T मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट और वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी नॉट अपॉन एन आर इंटू वी नॉट बाई टू। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए थे क्वेश्चन में? नंबर ऑफ 1 मोल, तो n को 1 रख देंगे, तो कितना बच रहा है फाइनली इसमें? तो ये आंसर बी हो गया इसका। तो पी नॉट वी नॉट बाई 4r के बराबर ये हुआ टेम्परेचर। अच्छा, अब इसमें देखो कि अब एक चीज का और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना होगा तुमको कि वॉल्यूम जो है वी नॉट बाई टू है, जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट है मैक्सिमम टेम्परेचर का, तो यहां पर वॉल्यूम कितना है, वी नॉट बाई टू है। अब हमको ये नहीं पता, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि देखो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज और देन डिक्रीजेज है ना, तो हो सकता है ग्राफ स्टार्ट ही यहां से करते हैं वो कहीं किसी क्वेश्चन में, मतलब ये वॉल्यूम कितना हो, वी नॉट बाई टू, और ग्राफ इतना दिया हो यहां से, तो इसमें टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस फर्स्ट डिक्रीजेस नहीं होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ही होगा। और अगर कहीं पर ग्राफ इतना दिया हो यहां से और यहां तक का, तो कंटिन्यूसली इंक्रीजेस होगा। मैं इसलिए ये तुमको रिमाइंड करा रहा हूं कि देखो जो क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, वो चेक करेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी। नॉर्मली तो ऐसा ग्राफ अगर दिया हुआ है तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस होता है, लेकिन अगर किसी ने अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया तो अगर यहाँ वैल्यूज भी डाल दी, तो हो सकता है यहां से यहां तक का ही ग्राफ दिया हो, इतनी ही स्ट्रेट लाइन दी हो यहां तक की, तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और ये दिया है तो ओनली डिक्रीजिंग ही है। लेकिन जेई मेंस का जहां तक लेवल होगा उसमें ना वो ऐसे ही बनाएंगे, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस वाला। एडवांस का क्वेश्चन होगा ना तो वो घुमाएंगे फिर इसमें कि चेक करवाएंगे कि ये तुम देख रहे हो कि नहीं। इसका बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट था, ये एक्चुअल में एडवांस लेवल वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को समझ के मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? अब मेरी आदत बड़ी खराब है, ये मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है कि नहीं। अच्छा, पहले एब्जॉर्ब कर रहा है कि उसको इजेक्ट कर रहा है? पहले क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कैसे पता? कैसे पता कि एब्जॉर्ब भी करेगा पहले? हीट का मतलब है डी क्यू चेक करना, और डी क्यू किसके बराबर होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें डी डब्ल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ही है, वेरी गुड। तो इसमें ना वॉल्यूम तो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, तो वर्डन तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसके अलावा ये जो वी नॉट बाई टू वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट तक टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली तो डी यू भी पॉजिटिव है इस रीजन में। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो यहां तक तो ये सवाल ही नहीं उठता कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इजेक्ट हो रही है, यहां पे तो एब्जॉर्ब ही हो रही है, क्योंकि डी डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है, तो डी डब्ल्यू भी पॉजिटिव है और डी यू भी पॉजिटिव है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा बेटा बोलो? इसमें वर्डन तो पॉजिटिव ही है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, तो क्या डी क्यू नेगेटिव हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, नॉट नेसेसरीली। तो वही बताओ
कब नेगेटिव होगा डी क्यू? वर्क डन से, वर्क डन से। जब वर्क डन से डी यू की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और जिस इंस्टेंट पर वर्क डन और डी यू कैसे होंगे, डी यू उतना ही नेगेटिव हो जाए। हाँ, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर, जिस वॉल्यूम पर डी डब्ल्यू और डी यू मॉडुलस में इक्वल हो जाते हैं। उस जगह पर डी क्यू कितना होगा? 0। उस जगह पर डी क्यू कितना हुआ? 0 हुआ। वहां तक हीट क्या थी? एब्जॉर्ब। ठीक उस पॉइंट के पहले तक हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, उस पॉइंट के ठीक बाद से हीट रिलीज होनी शुरू होगी। हीट रिलीज होनी शुरू होगी यानी कि रिएक्शन या इक्वेशन प्रोसेस क्या बन जाएगी? एक्सोथर्मिक, और उससे पहले है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हमारा टास्क ये है, ये चेक करना। पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि क्या हो रहा होगा। अब हमको ये चेक करना है, किसी आर्बिट्ररी टाइम पर वर्क डन निकालें हम, और आर्बिट्ररी वॉल्यूम पर डी यू निकालें। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा बताओ? किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, ये होता क्या है? पीडीवी होता है ना, वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी लिखते हैं हम वर्क डन को। तो अब पीडीवी में पी मालूम है क्या हमको? ये है, ये रिलेशन मालूम है। इसलिए मैं कह रहा ना, इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, केवल इससे पता नहीं चलेगा, इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रेशर को हम लिखेंगे माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू, छूट गया ये क्या था? वी था ये। माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी प्लस पी नॉट इंटू डी वी। और लिमिट कहां से कहां तक लगाएं? अब इसमें इनिशियल वॉल्यूम हम इसका वी नॉट नहीं ले सकते, तो हम कुछ भी मान लेते हैं रैंडमली। हम मान लेते हैं V1 था। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1 है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है? V। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया इस यहां तक आने में? डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया ये इंटीग्रेशन करने पर? माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी स्क्वायर बाई टू। वी स्क्वायर बाई टू यानी वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई टू, प्लस इसको कितना लिखेंगे? पी नॉट इंटू वी माइनस V1। ठीक है, ये तो हुआ वर्क डन। ये किसी आर्बिट्ररी वॉल्यूम तक के लिए लिखा हमने। अब बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालें किसी आर्बिट्ररी वॉल्यूम के लिए? डी यू कैसे कैलकुलेट करें? डी यू किसके बराबर होता है? एन आर डी टी होता है ये तो। और टेम्परेचर का चेंज कहां से लाएं? यहीं से। वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का चेंज ला सकते हैं ना हम इसमें। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले लाए थे। हाँ, वो क्या इक्वेशन बनी थी वो वाली? इसको हमने लिखा पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस, हाँ, प्लस पी नॉट वी अपॉन एन आर, यही थी। ठीक है, अच्छा अब इससे हम निकालेंगे dt कितना है। तो dt की वैल्यू यहां रख देते हैं। dt इक्वल टू आएगा माइनस पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट इंटू, ये हो जाएगा 2v dv प्लस पी नॉट अपॉन एन आर इंटू dv। ठीक है, इतना आ गया। तो dq की वैल्यू कितनी हुई? dq इक्वल टू यहां से कितना मिल रहा है हमको? हाँ, एक मिनट रुक जाओ।
मैं पूरा और थोड़ा शॉर्ट करता हूँ इसको, तो वर्क डन कितना आया था, इतना हो जाएगा माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी प्लस पी नॉट इंटू डी वी, ठीक है। और डी टी को लिखा हमने प्लस डी यू को लिखा एन सी वी डी टी, तो एन सी वी कितना, कौन सी गैस थी ये, मोनोटॉमिक ही है शायद, और नंबर ऑफ मोल्स कितने, ठीक है, तो ये 3R/2 सी वी, और डी टी की जगह पर हम ये लिख रहे हैं माइनस पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट इंटू 2V डी वी प्लस पी नॉट अपॉन एन आर इंटू डी वी। इस पूरी इक्वेशन में डी वी कॉमन है ना, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं डी क्यू अपॉन डी वी, डी वी नीचे ले आए, तो राइट साइड में कितना बचा, ये माइनस हो जाएगा, एन को 1 ही कर देते, आर कैंसिल हो गया, अच्छा ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, 2 इधर भी आएगा, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्रेशन को केयरफुली लिखना, 3 कितना माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू ये माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी डी वी था ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3, तो ये डी वी भी हट गया यहां से, तो केवल इतना बचा माइनस 3 पी नॉट अपॉन वी नॉट, और वी भी तो बचा ना, ये वी, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ 3/2 को, तो प्लस 3 पी नॉट अपॉन 2, एन तो 1 है, तो 3 पी नॉट बाई 2 ही बच रहा है ना, और इसको लिख देंगे हम 0 की इक्वल। अब मुझे ये बताओ ये 0 क्यों लिखा हमने, अच्छा ये बाद में बताना, पहले कैलकुलेशन करके बताना इससे v कितना आता है। पी नॉट तो पूरा कॉमन आके कैंसिल हो गया, v इक्वल टू कितना आएगा इससे इन टर्म्स ऑफ v नॉट, कितना 5 v नॉट बाई 8, एंड दिस इज द आंसर। जब वॉल्यूम 5 v नॉट बाई 8 होगा तब ऐसा होगा जो पूछा है। अब मेरा सवाल ये है, मैंने बताया नहीं तुमको, मैं तुमसे पूछूंगा ये हमने 0 क्यों लिखा है इसको, हाँ क्योंकि वही तो क्वेश्चन में पूछा था कि डी क्यू, तो हमने ये निकाला है कि किस वॉल्यूम पर डी क्यू 0 हो जाना चाहिए। डी क्यू 0 होने का मतलब ये है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो प्रोसेस है वो क्या बनेगी, एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक बनेगी। ये तो कुछ है तुमको डाउट हो, पूछ सोच लो जरा, लेकिन हाँ लेकिन ये ना क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। हाँ ये देखो होता क्या है ना, देखो कमी कहाँ पर है हमारी, कमी ये है कि हमें इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम है। जितनी प्रैक्टिस तुम्हारी लॉज ऑफ मोशन में होगी, जितनी वर्क पर एनर्जी में होगी, जितनी रोटेशन में होगी ना, उतनी प्रैक्टिस इनकी नहीं है, इसलिए ये वाले टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वो चीजें क्लिक करते जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, एक तो ये हो गया। अब तुमने मुझे और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन भेजे हैं कुछ, उनको लेते हैं हम। एक ग्राफ वाला था जिसमें पूछा है कि कितनी प्रोसेस में डी क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ सर, सर मुझे ना यहाँ पे डेंसिटी और टाइम को ग्राफ में मतलब परसेंटेज ग्राफ का डाउट मुझे एग्जैक्टली मतलब आई डोंट नो डिटेल ये मतलब सबको क्या करेंगे। हाँ, उसको देखो अभी बताते हैं। डेंसिटी को तुम पीवीटी में से ऐसी कौन सा वेरिएबल है जिसमें डेंसिटी को तुम सबसे आसानी से रिलेट कर सकती हो वॉल्यूम के साथ? क्या लिख सकते हैं हम? वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन क्या लिख सकते हैं? बस हो गया, तुमको ये आता तो है, बस तुमने इतना कर लिया होता, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है ना, मैं इक्वेशन लिखवाऊंगा अभी तुमसे उसकी। डी क्यू कितना कितना होगा उसमें, वो लिखने की आदत होनी चाहिए हमको। कौन सा था क्वेश्चन नंबर इसमें? इसमें एक प्रोसेस है ए बी, तो ये हमने बना दी प्रोसेस ए बी, और फिर ये प्रोसेस है बी सी, और ये है डी, और इसके बाद है ए। 1 2 3 4 जो प्रोसेस है वो कितनी प्रोसेस है? 4 है। तो डी क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक करने के लिए हमें यूज करना है ग्राफ का, और यहां पर है डेंसिटी और यहां पर क्या था? टेम्परेचर। ठीक है। तो तुम्हें हर प्रोसेस में डी क्यू कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन ना बेटा, इनमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगी तब ये जल्दी जल्दी हुआ करेगी। जैसे डी क्यू ए भी निकालना है, तो ये कौन सी प्रोसेस है? डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कौन सी प्रोसेस हुई है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्डन 0 है। तो डी क्यू ए बी किसके बराबर होगा? डी यू ए बी के बराबर। और टेम्परेचर कैसा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये पॉजिटिव है इसमें डी क्यू। इसके बाद आ जाते हैं हम डी क्यू बी सी। अब डी क्यू बी सी में इस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये तो हमको दिख रहा है, और डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ये दिख रहा है। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है यानी क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वर्डन कैसा है? नेगेटिव है। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब वर्डन नेगेटिव, तो वर्डन नेगेटिव है। और डी यू कैसा है? पॉजिटिव है। तो हमको लेकिन ये पता नहीं चल रहा है इसमें कि कौन बड़ा है। हाँ, तो अब मैंने तुमको शायद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ना एक चीज कराई थी, तुम शायद भूल गई होगी। डी क्यू के लिए मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे तुमको। उसमें से एक फॉर्मूला था डी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू आर डी टी अपॉन 1 माइनस एन। ये लिखवाए थे मैंने तुमको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो एन, पीवी की पावर एन जो होता है उसके लिए ये है। वर्डन का फॉर्मूला ये होता है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है इस प्रोसेस की, हीट कैपेसिटी होती है एन माइनस, नंबर ऑफ मोल्स हैं। उस इसलिए किया है बेटा क्योंकि पावर अगर एन ले ली ना हमने यहाँ, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स भी एन लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सिंबल चेंज किया है केवल। तो ये एन माइनस गामा इंटू आर अपॉन एन माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी है। और अगर किसी प्रोसेस की हीट कैपेसिटी हमको मालूम है तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? एन सी डी टी। तो यहां हम लिखेंगे म्यू सी डी टी के बराबर, और सी की वैल्यू क्या लिख देंगे हम उसमें? ये लिख देंगे। तो म्यू एन माइनस गामा इंटू आर अपॉन एन माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू
dt के बराबर। ये- हाँ, तो ये याद रखो इसमें। तो अब इसमें क्या है कि हमको अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है ना, तुम इसको लिख सकती हो कि ये प्रोसेस क्या है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किस तरह की इक्वेशन है बोलो, क्या इक्वेशन बनाएंगे हम इस? हाँ, इसमें प्लस सी नहीं आएगा, आसान है इक्वेशन, यहीं से पास हो रही है। तो उसको क्या लिखें? सम कांस्टेंट के इनटू टी। अच्छा, रो को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू के टी। तो v इंटू टी कितना हो जाएगा? सम अदर कांस्टेंट k1 लिख दिया। नया मास तो कांस्टेंट है, ये k भी कांस्टेंट है, तो वी टी k1। हमको v तो दिया हुआ है, इसे प्रेशर में कन्वर्ट कर लो जिससे कि pv की पावर n पता चल जाए। तो v इंटू टेम्परेचर को क्या लिखा जा सकता है? pv अपॉन nr इक्वल टू k1। तो nr को यहां भेज देंगे, नया कांस्टेंट आ जाएगा k2। तो pv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो n की वैल्यू 2 आ गई है, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो पता चल जाएगा dq इक्वल टू म्यू n माइनस गामा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें? अच्छा सॉरी, मैं खुद ही गड़बड़ कर रहा हूं। कितने? नहीं नहीं, जरूरत भी नहीं है, मैं n को नंबर ऑफ मोल समझ गया था। ये n पावर है यहां पर, देखो मुझसे मिस्टेक हो रही है। तो कितना लिखना है इसको? 2। गैस कौन सी है? तो इसको गामा को क्या लिखूं? 5/3 n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 5/3 माइनस 1 इंटू डी टी। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डी क्यू का साइन यहीं से पता चल जाएगा। बताओ क्या आएगा डी क्यू का साइन? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन ये मत भूल जाना डी टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो रहा था, तो डी टी भी पॉजिटिव है। तो डी क्यू बी सी कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब एक बार ना सी डी करके बताना, डी क्यू सी डी कितना आ रहा है, ये तुम करो। नहीं, कॉन्फिडेंस से बताओ बेटा। तुम ऐसे बोलोगे सर ये आएगा, कंफर्म मत करो तुम अपना कौन। नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव ही आएगा। तो डी क्यू सी डी ये है नेगेटिव। और निकालो, अब क्या बचा? डी ए। तो डी क्यू डी ए निकालो। अच्छा, इसमें बेटा अलग से पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये स्ट्रेट लाइन भी कहां से जा रही है? ओरिजिन से जा रही है। तो इसमें इक्वेशन यही आने वाली है, पीवी की पावर कहां गया? एन कितना आया था इसमें? ये पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, बस इसमें कांस्टेंट डिफरेंट होगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू जो इस वाली प्रोसेस में आई थी, इस वाली प्रोसेस में कुछ अलग होगी कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन पावर तो वी की 2 ही आना है। अब बताओ इसमें डी क्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? क्यों आएगा? हाँ वेरी गुड, नहीं फंसी इसमें तुम। तो इसमें डी टी नेगेटिव है, तो इसलिए ये नेगेटिव आएगा। तो डी क्यू डी ए इज लेस देन 0, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन तो बताओ। तो अब ये याद रखना, जो हमने पहले, मैंने जब मेंस वाली क्लास थी ना तब भी तुमको ये चीज बताई थी इसको। हाँ, तो इनका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। तो उसके लिए एक काम करो, जैसे तुम्हें एग्जाम से पहले तुम ये क्वेश्चन लिख लो कि इसको रिवाइज करके जाना है, तो इस क्वेश्चन में उसका यूज होगा, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन का सेट बना लेना चाहिए कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले हमें ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाना है, इसमें उन फॉर्मूलों का यूज होगा जो कि याद होने चाहिए। बस हो गया कंप्लीट।
अच्छा, HNT पे और भी कोई सवाल था? हाँ, आगे ध्यान, एक और पूछा था, कोई ट्राइंगल टाइप का बना हुआ था उसमें। वो भी ना मैथमेटिक्स वाला ही क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स ही ज्यादा है उसमें, फिजिक्स तो कम ही है। नहीं मैं, अरे बेटा तुमको सब आता है, मालूम क्या है, मैक्सिमम जो अच्छे बच्चे ना गड़बड़ क्या करते हैं, वो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स होता है ना, वो मैथमेटिक्स उनको क्लिक नहीं करता, जबकि वही मैथमेटिक्स जब मैथमेटिक्स में लगाना होगा तो क्लिक कर जाएगा, लेकिन वही चीज जब फिजिक्स में क्लिक करनी चाहिए ना, तो उसमें नहीं करते। वो क्वेश्चन नंबर क्या था? ये है वॉल्यूम, यहां है प्रेशर, ये प्रोसेस हम ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहां से A B C, ठीक है, ये पॉइंट हमने बना लिए। अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या है बताओ बेटा, क्या क्या गिवन है हमको, ये पहले ये क्लिक करना चाहिए। तो प्रेशर मिनिमम कहां पर है और मैक्सिमम? बी और सी दो जगह मैक्सिमम कैसे हो सकता है? यहां प्रेशर सेम है बी और सी दोनों पर, ठीक है, तो यहां दोनों पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर कैसा है पूरी प्रोसेस में, यहां तक कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर मैक्सिमम होगा। और वॉल्यूम के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, तो हमने मान ली यहां का वॉल्यूम कितना है, ये गिवन है वॉल्यूम V1। एक तो हमको जो गिवन है वो हमको V1 पता है, दूसरी चीज हमको ये मालूम है कि PB इक्वल टू PC इक्वल टू 2 टाइम्स PA, है ना। और टेम्परेचर कहां मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर? हाँ वेरी गुड, तो पीवी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां होगा? सी पर। तो सी पर जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है। अगर हमको, अब देखो पॉइंट सी ऐसा है जहां पर हमको वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, तो प्रेशर निकाल सकते हैं हम। पीसी कितना आएगा? nRT1 अपॉन V1। तो पीसी पता है हमको, पीबी पता है, और इसके अलावा पीए भी पता है, वो कितना है? तो ये हमको प्रेशर तो तीनों पॉइंट्स की ही पता है, ठीक है। अब निकालना क्या है इसमें हमको? इसमें कैलकुलेट करना है हमको वर्क डन। अच्छा, इसमें वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वैसे ही इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैं जस्ट मैं पूछ रहा हूं, तुम ये चेक कर पा रही हो कि नहीं? नहीं, साइक्लिक प्रोसेस में बेटा याद होना चाहिए, ये भी तुम भूल के लिख लो। साइक्लिक प्रोसेस में अगर ग्राफ क्लॉकवाइज प्लॉटेड है ना, पीवी डायग्राम, तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। यहां से यहां तक जो वर्क हुआ ये कैसा है? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर हमको इंडिविजुअली निकालना हो तो इसके अंदर का जो एरिया आएगा, इस वाले ग्राफ के नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया, वो होगा नेगेटिव वर्क के बराबर, और इस लाइन के नीचे जो टोटल एरिया आएगा ये होगा पॉजिटिव वर्क।
तो हम इतना सारा अलग अलग चेक ना करके याद रख लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज प्लॉट हुई है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो अब हम इसमें अगर वर्क डन निकालेंगे बेटा, तो वर्क डन निकालने के लिए हमें लिखना क्या है, इसका एरिया लिखना है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट ट्राइंगल की। तो बेस कितना लिखे हम? अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू, हाँ क्या, हाँ कितना होता है? 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होता है? उसकी साइड। यहां पे वो यूज नहीं करना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यहां डिफरेंस आ जाएगा। क्यों यूज नहीं करना है बेटा उसको यहां पर? क्योंकि फिजिक्स में डायमेंशनली करेक्ट भी होना चाहिए हमारा आंसर। ए का मतलब ये हुआ कि शायद तुम प्रेशर या वॉल्यूम ले लो, तो प्रेशर का स्क्वायर या वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया उसमें, तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। तो तुमको एक्सप्रेशन वो यूज करना है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आता हो, यानी कि एक ए स्क्वायर को ए इंटू ए यूज करना है। एक ए प्रेशर होना चाहिए उसमें और एक ए क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। बात समझ में आई ना ये? अच्छा, अब इसका एरिया अगर हम लिखें इसलिए तो हम इसको लिखते हैं 1/2। बेस कितना है इसका? BC है। और ये हाइट कितनी है? क्या दिख रहा था? तो ऑप्शन देख के तुम सोच रही थी √3 दिख रहा है तो कोई फर्क? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर जब तक कन्विक्शन बिल्कुल 100% स्ट्रांग नहीं हो ना तब नहीं करना है ऐसा। जब कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाए हमारा तो कर लेंगे। अच्छा, अब BC किसके बराबर है? देखो ये वॉल्यूम है V1, मैं इसको मान लेता हूं ये वॉल्यूम है V0 और इसको मान लेते हैं V, ठीक है। तो BC का मतलब है V1 माइनस V0। तो 1/2 V1 माइनस V0। और ये AD किसके बराबर है? PB लिख लेते हैं, ये PA लिख लेते हैं, यानी PB माइनस PA। PB माइनस PA किसके बराबर आएगा? PB माइनस PA इक्वल टू PA। ये क्लियर हुआ? ये मैंने क्या लिखा? PB माइनस PA इक्वल टू PA। क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना। PB को लिख देंगे 2PA माइनस PA इक्वल टू PA। क्लियर? अच्छा, तो इतना हो गया। PB माइनस PA इक्वल टू PA के ही बराबर है। अब हमारा टास्क ये है कि ये वैल्यूज निकालना है इसमें। किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है इनको? हमें T1 V1 की टर्म्स में निकालना है। तो प्रेशर में तो कोई समस्या नहीं है। प्रेशर PA जो है वो तो कितना हो जाएगा? nRT1 अपॉन V1 और 2 नीचे ले आएंगे तो 2V1, तो PA तो हो गया। V1 माइनस V0 की समस्या है, तो उसके लिए क्या करो, ये एंगल है 60 डिग्री, तो यहां से अगर हम रिलेशन लिखें तो 1060 कितना होगा? नहीं प्रेशर में नहीं, अभी तो साइड में लिखो AD अपॉन CD। तो AD को लिख सकते हैं हम AD इक्वल टू √3 CD के बराबर, ठीक है। अब एक चीज और है यहां से, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये CD किसके बराबर है? 2BC के बराबर है। नहीं CD, हाँ नहीं उल्टा लिख रहा हूं मैं, BC/2 के बराबर है। BC का हाफ CD के बराबर, ठीक है। और BC कितना है? अब ये PB माइनस PA हो गया और ये है √3/2 और BC किसके बराबर है? V1 माइनस V0। तो V1 माइनस V0 की वैल्यू V1 माइनस V0 आएगा 2/√3 इंटू PB माइनस PA। अब PB माइनस PA किसके बराबर है? PA के ही बराबर है, क्योंकि ये है 2PA हो जाएगा ना। तो 2/√3 2PA माइनस PA ऐसे, तो 2PA/√3 इतना आ गया V।
अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो ये वर्डन कितना बन जाता है, डेल्टा डब्ल्यू यहां बनेगा 1/2 पी ए स्क्वायर, है ना? नहीं, पी, ये V1 माइनस V0 कितना आया है, 2/√3 और है, यानी 1/√3, 1/√3 पी ए स्क्वायर। और पी ए की वैल्यू तो निकाल लो कहीं से भी, ये मालूम है पी ए इक्वल टू एन आर टी वन अपॉन V1/2, तो कितना हुआ 1/√3 इंटू एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए, तो एन आर टी वन अपॉन 2V1, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने 2 में, रुक जाओ, ये पी ए कितना था, तो आर टी वन अपॉन V1 है केवल ये, नंबर ऑफ मोल चेक करना कितने थे, 2 है, नहीं तो फिर 2 सही है, हम ही ने कहीं पर देखो 2 में कुछ गड़बड़ की है। ये V1 माइनस V0 में चेक करना जरा, V1 माइनस V0 PB माइनस PA था, CD को हमने लिखा है BC/2, ये भी ठीक था, तो ये √3/2 और BC हो गया V1 माइनस V0, तो V1 माइनस V0 हुआ 2/√3 PB माइनस PA, 2/√3 PA, ठीक है। अब इसको रख देते हैं जरा, पहले वैल्यू रखते हैं आराम से, डेल्टा W इक्वल टू, एरिया में 1/2 ही आता है ना, तो 1/2 V1 माइनस V0 को हमने लिखा, अच्छा हाँ, 2 PA/√3 है ना, और ये कितना है इंटू PA के बराबर, तो अब ये बचेगा 1/√3 PA स्क्वायर, तो 1/√3 PA की वैल्यू nRT1 अपॉन V1, तो ये बनेगा nRT1 अपॉन V1 का, हाँ 2 का स्क्वायर, तो अब ये कितना आ रहा है, इसका आंसर चेक करो कितना है, अच्छा उसमें आंसर में क्या 2 आ रहा है, हाँ ऑप्शन चेक करना कौन सा सही है इसका, ABCD में कौन सा है, तो कटना ही चाहिए ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा R² T1² अपॉन √3 V1², और ये आंसर हो गया इसका। ठीक किया था, पहले भी ठीक कर रहे थे हम लोग, वो 2 कैंसिल ही हो रहा था। तो इस तरह से अब देखो इसमें पूरे में ना मैथमेटिक्स ही तो है। अच्छा एक चीज बताओ कि जब तुमने ये कहा था कि क्या यूज कर रही थी तुम 1/√3, अब ये अच्छा उससे भी एक बार दोबारा कैलकुलेशन करके देखना, हो सकता है उससे भी हो जाए। हाँ अभी नहीं, बाद में चेक करना, ठीक है। तो अब देखो ना ये मैथमेटिक्स ही ज्यादा था इसमें,
इसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हमने। हाँ। अच्छा, HNT के शायद इतने ही क्वेश्चन थे ना? सर 6 तो एक तो कौन से वाले थे? सर 7 वाले में मुझे ना सर फर्स्ट तो ऑप्शन में थोड़े रख A certain thermodynamic cycle is given by the equation this, where P and V represent the pressure and volume of the ideal gas involved. If P0 and V0 are both expressed in SI unit, then their values are equal. The cycle is clockwise when represented on PV diagram and number of moles of the gas is n. Now choose the correct statement. तो बेटा ये इक्वेशन तुम्हें किस चीज की नजर आ रही है? सर ऐसे इलिप्स की कैसे है? सर वो तो ऐसा है कि थोड़ा मॉडिफाई हाँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, है ना? हाँ मुझे लगता है ना इसको एक बार तुम ट्राई करना, अभी हमने जो पढ़ा है। किया करता है मुझे ना सीधी तो मुझे समझ आ गया अगर मैं एबी वाले इसमें आंसर कौन कौन से दिए हैं? एबी सीधी चारों सही है। तब तो इसको जरूर करना तुम क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें तो एक तरह से ये तुम्हारे लिए याद करने वाली चीज हो गई। सर नहीं मैंने ट्राई किया था बट मुझे ये ट्राई किया तो मैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का क्या करूँ मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा तुम्हें। सर इसमें भी वो थोड़ा ग्राफ मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है ना, तो इसमें तुम क्या करो, आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर हटा दो या वॉल्यूम हटा दो और किस में इक्वेशन कन्वर्ट कर लो? टी और टी और पी में या टी और वी में, फिर उसमें मैक्सिमम मिनिमम लगाओ। जैसे अभी हमने फिर वॉल्यूम की वैल्यू निकाली थी ना हमने, इस वाले अभी आज जो किया उसमें वॉल्यूम की किस वैल्यू पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा ये आया था। तो अभी वॉल्यूम की वैल्यू इस क्वेश्चन में आई थी V0/2, नहीं तो V0/2 पर कैसा आया था? ये मैक्सिमम आया था। तो ऐसे ही इसको डिफरेंस उसमें V0/2 रख देंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया था। ऐसे ही इसमें भी तुम इसको VT में कन्वर्ट कर लो, DT ओवर DV निकाल के 0 रखो, उससे वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ठीक है मैं एक बार ट्राई करती हूँ क्या रहता है कि इसके दो ऑप्शन आगे थे बाकी तो मैं मुझे अच्छा, एक चीज ये बताओ कि A सही है और B भी सही है, यानी कि अच्छा मिनिमम टेम्परेचर है ये, यानी कि वॉल्यूम की तुम इसमें सॉल्व करोगी ना, दो वैल्यूज आएंगी। हाँ जब तुम उसको DT ओवर DV करोगी तो दो वॉल्यूम की वैल्यू आएंगी, उन दो वैल्यूज में एक पर मैक्सिमम होगा एक पर मिनिमम होगा। नहीं तुम मुझे ना कन्विंस ही नहीं लग रही हो इसमें, नहीं सर ठीक है मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। हाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, ये तो है इसमें। अच्छा अब तुम कैलकुलेशन वैसे बेटा इतना ज्यादा भी नहीं है तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा मुझे बताना कि तुम कैसे कैलकुलेशन करोगी, इसका कन्वर्ट कैसे करोगी? सर तीनों तीनों तो मतलब सेम ही रहेगा तीनों तो कुछ है उसमें तो कुछ नहीं करना हमें। तो केबल से चेंज कर दूंगा नंबर ऑफ मोल्स वगैरह दिए हैं इसमें? नहीं चलो तो अच्छा n तो है ही आंसर में, तो इसको हमने लिख लिया 2 इंटू पी को कितना लिखा? माइनस P0 का स्क्वायर अपॉन P0 स्क्वायर प्लस 2V माइनस V0 का स्क्वायर अपॉन V0 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम यहीं से, इस डायरेक्ट यहीं डिफरेंशिएट करो ना। किसके रिलेटिव? हाँ v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 अपॉन P0 स्क्वायर इंटू ये बचेगा 2 इंटू nRT अपॉन V माइनस P0 इंटू, अब इसका अंदर डिफरेंशिएशन होगा वॉल्यूम के रिलेटिव, तो एक्सप्रेशन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। होने दो, ये इसका तो 0 हो जाएगा और
नहीं, लेकिन ये डिवीजन रूल लगेगा ना, टेम्परेचर का भी होगा ना डिफरेंशिएशन। एक टर्म तो डी टी ओवर डी वी, नहीं नहीं तुम इसमें ऐसे करोगे ना बेटा, जैसे टी बाई वी, डी डी वी ऑफ टी बाई वी, तो क्या बनेगा ये, है ना। अब मैं समझ गया, अब तुम कर लोगी, तुमने ये भी नहीं चेक किया होगा पहले, ये डिवीजन फॉर्मूला नहीं लगाया होगा डिफरेंशिएट का। तो इसको ऐसे करोगे ना, जैसे पहले हम v ले गए, फिर ये बचेगा डी टी ओवर डी वी माइनस, फिर हम क्या करेंगे, t को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सॉल्व करना, या और देखो, और थोड़ा सा अगर तुमको मैं सिंपल करने की कोशिश करूं, तो तुम ऐसे करो बेटा कि 2 अपॉन पी नॉट स्क्वायर इंटू एन आर टी अपॉन वी माइनस पी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 वी माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, और पी नॉट स्क्वायर बाई 2 को भी यहीं भेज दें हम, पी नॉट स्क्वायर बाई 2 हो गया, अंडर रूट ले लेते हैं पूरे का, और v को भी वहां भेज देते हैं, यानी एन आर टी माइनस पी नॉट वी से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को इनटू वी। तो अब ये एक्सप्रेशन तो देखो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब इसमें ये होगा, जब तुम डिफरेंशिएट करोगी ना, तो ये डी टी ओवर डी वी केवल यहां आएगा, एन आर डी टी ओवर डी वी माइनस ये पी नॉट बचेगा इक्वल टू, अब लेकिन यहाँ भी बड़ा प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा अब, यहाँ एक भी ये है और एक अंडर रूट वाला है। हाँ, लेकिन ये है मैथमेटिक्स ना केवल, इसमें बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसको करना। और बताओ इसमें कौन सा था? अच्छा एक काम करो, अभी ना तुम मुझे दूसरे टॉपिक पर आते हैं। कितना टाइम हो गया अभी? 10 बज गए है ना। तो अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाकी क्वेश्चन तुम ट्राई करना। अभी मैं आता हूं जरा, एक क्वेश्चन थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा कि वो तुमसे क्यों नहीं हुआ, जिसमें 2 ट्रॉली वाला जो क्वेश्चन था, वो बेटा तुमको हो जाना चाहिए था। दोनों ट्रॉली एक दूसरे के रिलेटिव मूव ना करें, ऐसा था ना एक क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन से पहले मैं तुमसे पूछूंगा, एक सवाल होता था ऐसा वाला कि ये थीटा है, इसका मास m1 है, एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मास m2 है, इस पर हम कितना फोर्स लगाएं कि m2 डज नॉट मूव रिलेटिव टू m1? निकालो जरा। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल दी सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो ये कैसे करती थी? तुम करो जरा, मैं बस पानी पी के आता हूं। हाँ करो ना, जैसे तुम करते थे। हाँ, ये सभी ने किया होगा, क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूट में बेसिक, सभी की शीट में, बुकलेट में, मॉड्यूल में ये होता ही है क्वेश्चन, सभी बुक्स में भी रहता है।
हम्म, उसमें तो मैंने ही करा हो तो क्यों गलत है बेटा? ये क्वेश्चन बहुत, तुम कैसे अप्रोच कर रही हो शूडो फोर्स में, बताओ। सर मतलब मैंने एज्यूम किया कि M2 के ऑपोजिट डायरेक्शन से वो फोर्स लगी है। नहीं, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन ना किस तरह सॉल्व करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि M2 डज नॉट मूव रिलेटिव टू M1। M2 M1 के रिलेटिव मूव नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है? सेम है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो उसको हम क्या मान सकते हैं? एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक। तो एक सिंगल ब्लॉक जिसका मास कितना है? M1 प्लस M2। अच्छा, ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? अगर एक्सेलरेशन सेम होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में तो हम एक ही बॉडी मान सकते हैं इसको। तो अब इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? F अपॉन M1 प्लस M2, ये कॉमन एक्सेलरेशन है। अब तुमने जो पढ़ा हुआ है ना, वो पढ़ा हुआ है कि तुम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हो M2। अच्छा, तुम बताओ कैसे कर रही थी अभी? तो मैं मान लीजिए कि M2 का ऑपोजिट फोर्स लगी है। M2 के अपोजिट मतलब? मतलब M2 पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मतलब ऑपोजिट लग रही है। अपोजिट मतलब किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, ये कौन सा फोर्स है? हाँ, तो घबराओ, ये बोलो कि तुमने नाउ यू आर मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू वेज। You are assuming that observer is on the wedge and this observer is accelerating towards right. So relative to this observer we have to introduce pseudo force on this block, and direction of pseudo force is opposite to the direction of acceleration of the observer. So it is M2 into F upon M1 plus M2, right? This is one of the forces acting on the block, but there are other forces also. हाँ, अब वो बताओ कौन कौन से बनाऊं मैं? M2G नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके आगे कैसे अप्रोच करेंगे? हाँ, फोर्सेस तो नेट फोर्स 0 है, तो ऑलरेडी फोर्सेस तो बैलेंस्ड ही हैं, तो हम क्या करें, इनके कंपोनेंट कर देते हैं। हम नॉर्मल रिएक्शन के चक्कर में नहीं उलझना चाहते, तो इसलिए हम फोर्सेस को कहाँ इक्वेट कर दें? अगर यहाँ, तो M2G का कंपोनेंट यहाँ कितना हो जाएगा? M2G साइन थीटा, और ये एंगल भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? M2F अपॉन M1 प्लस M2 cos theta. Since relative to this observer block is not moving, M2 is not accelerated, so net force must be 0. So M2G sin theta must be equal to this, M2F cos theta upon M1 plus M2. So M2 cancels out, and what we get? We get F equal to M1 plus M2 G, and this cos theta we take left side and it becomes sin theta upon cos theta. तो क्या हो जाएगा ये? tan theta. So this is the answer. इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक पर, M1 plus M2 G tan theta. अब इसमें तुम्हारा डाउट क्या है बताओ? हाँ, तुम भूल गई हो लगता है थोड़ा बहुत ना। अब याद रखना कि इन सभी चीजों को ऐसे अप्रोच करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर इस क्वेश्चन में जो फोर्स हमने लगाया है, फोर्स की वैल्यू इससे कम हो तो क्या होगा? किधर स्लिप करेगा? डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। और अगर इससे ज्यादा लगा दें तो नहीं, तब ये ऊपर चला जाएगा। देन M2 स्लिप्स अप द इंक्लाइन प्लेन।
तो दिस इज दी यूनिक वैल्यू, इससे ज्यादा भी नहीं चलेगा, इससे कम भी नहीं चलेगा। इस फोर्स पर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहता है, रेस्ट में रहता है। इससे ज्यादा लगा देंगे तो अप द इंक्लाइन प्लेन स्लिप कर जाएगा, कम लगा देंगे तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बेटा कि अगर मैं इसको ग्राउंड के रिलेटिव सॉल्व करूं तो क्या करना चाहिए मुझे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही करते हैं सीधे, नहीं लगाते हम इसमें स्यूडो फोर्स। फिर उसके में कर भी सकते हैं कि नहीं? हाँ देखो, स्यूडो फोर्स लगाने से क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो इजी हो जाता है। लेकिन अगर वैसे ही मैं तो पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कि ग्राउंड के रिलेटिव करें तो कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें ग्राउंड के रिलेटिव में जल्दी आ जाता हो। ये है M1 और ये है M2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये है M2G। यहां पर था नॉर्मल रिएक्शन। फोर्सेस को ना रिजॉल्व कर दो जरा, एक को इधर कर देते हैं, एक इधर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आएगा, तो ये बन जाता है n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है। अब ये बताओ, इस ब्लॉक पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या इक्वेशन बनेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में M2 पर? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे ना। हाँ, n sin थीटा इक्वल टू M2 A, और वर्टिकल डायरेक्शन में M2G, क्योंकि ये एक्सलेट तो कर नहीं रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक्सलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? कितना है उसका एक्सेलरेशन? A, बट दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 इज कॉमन। ये हमको पता है A कितना है, कितना है A? हाँ, F अपॉन M1 प्लस M2 है। तो अब इसको कर देते हैं हम यहाँ डिवाइड, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू A बाई जी, और A इक्वल टू, या A की वैल्यू रख दो यहीं पर, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई जी, और A कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2, तो F इक्वल टू कितना जाएगा? M1 प्लस M2 G tan थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना। इसमें मैंने स्यूडो फोर्स लगाया ही नहीं, और स्यूडो फोर्स से ज्यादा आसान है ये करना। लेकिन अगर स्यूडो फोर्स लगा के करना है तो उससे भी कर लो। तुमको स्यूडो फोर्स इसलिए ध्यान आ रहा है क्योंकि 100% जगहों पर इसका जो सोल्यूशन है ना वो स्यूडो फोर्स लगा के है। टीचर भी स्यूडो फोर्स लगा के कराते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है। कोई बुराई नहीं अगर है, लेकिन हम इसको बगैर स्यूडो फोर्स के भी कर सकते हैं। मैं तो बस इसलिए कर रहा हूं कि ना थोड़ा सा दिमाग हमारा एनालिटिकल होना चाहिए। हाँ, दिमाग ओपन रहना चाहिए, एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जानी चाहिए। कि जैसे कोई चीज में अटक गए तो एकदम से ब्लैंक हो गए कि अरे यार ये क्या हो गया है, तो हमारा दिमाग फिर दूसरी डायरेक्शन में भी घूम जाना चाहिए कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं वो जो क्वेश्चन तुमने भेजा था उस पर। उस क्वेश्चन में था ये कि एक ब्लॉक ये था, इसका मास कितना है बेटा? थोड़ा डेटा बोल देना। नहीं, उसका मास कितना है? कितना? 100 kg। अच्छा ठीक है। ये है बी, और इसका मास कितना है? 8 kg। और ये है ए, ये शायद 2 kg है ना, या 4 है? कितना है? 4 kg। अब बताओ इसमें क्या पूछा है? यानी कि
इसमें दोबारा से एक्सप्लेन करो, उसकी लैंग्वेज नहीं, अपने शब्दों में बताओ। तो मतलब वो बस ये कहना चाह रहा है कि हम M1 पे कितना फोर्स लगाए ताकि वो नीचे के दूसरे जो छोटे पार्ट का वो मूवमेंट है। अच्छा, तो इस पर लगाना है फोर्स, हाँ तो किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? सर, राइट की तरफ। राइट साइड में। तो लगा दिया राइट साइड में। तो अब राइट साइड में अगर लगा दिया तो अब बताओ ये एक्सलेट करेगा कि नहीं? हाँ करेगा। तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रही हो, है ना, तो ये करेगा एक्सलेट, ये करेगा कि नहीं? हाँ और ये, हाँ हाँ, तीनों करेंगे एक्सलेट। लेकिन हमसे पूछा ये है कि इनको बड़े वाले के रिलेटिव एक्सलेट नहीं करना चाहिए, तो तीनों में से किसका एक्सलेशन सबसे ज्यादा होगा? तो छोटे वाले का क्या? अरे तीनों का सेम होगा ना, मैं जबरदस्ती तुमको फंसा रहा हूं तो। सॉरी, हाँ हाँ आपने कर दिया। अभी किया ना हमने थोड़ी देर पहले ही हाँ तो। हाँ ये तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्लिप ना हो, यानी कि तीनों का एक्सलेशन कितना होगा? सेम हो। सेम होगा। कितना होगा वो सेम एक्सलेशन? डायरेक्ट बोलो, बगैर पेपर पेन यूज किए। सिंबल, हाँ F/100 एफ अपॉन 100, 12, तो 112 ये कॉमन एक्सलेशन है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम जब इसकी इक्वेशन लिखोगी तो तुम जो है बड़े वाले ब्लॉक के रिलेटिव लिखना चाहती हो या ग्राउंड के? दोनों से सॉल्व होगा। किससे प्रेफर करोगी, शूडो फोर्स लगाना है या ग्राउंड के? दोनों ही करेंगे हम। पहले तुम अपना तरीका लगाओ, शूडो फोर्स से करो। इस पे बैठ जाओ यहां पर और इसकी इक्वेशन लिखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी की। कितना आ रहा है? हाँ, मतलब तो एफ तो हमको पता नहीं है अभी। तुमने इसमें इक्वेशन कैसे बनाई? हाँ, नहीं तो इक्वेशन तो हमारे मन में ही बन जाएगी ना। इस पर कौन कौन से फोर्स बनाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? हाँ, और बेटा यहां बैठ के बना रही हो तुम, और तुम एक्सलेटेड हो, शूडो फोर्स बनाना पड़ेगा ना। तो अगर यहां बैठ के बना रही हो तो बताओ, बोलो क्या? हाँ, तो बना के इक्वेशन लिखो। शूडो फोर्स कितना लिखोगी? और माइनस टेंशन इक्वल टू 0। करो आगे अब अपने आप से। तो कितना लिखा बेटा? 8 इंटू 0 आएगा ना। हमारी तो कंडीशन ये है मूव ना करे, तो इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव तो ये रेस्ट में है ना। ठीक है। अब इसमें t इक्वल टू 8f/112 आ गया। अब इसकी इक्वेशन लिखो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसे टेंशन मिल जाएगा। यहां से टेंशन किसके बराबर है? हाँ, तो यहां पर लग रहा होगा इस पर 40 और टेंशन है t, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दी हमने? 40 लिख दी बस। तो ये f इक्वल टू आंसर आ गया। आ गया आंसर।
है ना। अब देखो ये इसमें तुम्हारा क्या डाउट था, ये क्वेश्चन की ना आसान ही कहा जाएगा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में नहीं। आसानी है, मतलब मैं जैसे आपने जो देख लिया मैं उल्टा सीधा लगा दूंगी, तो मुझे पता था मुझे लगाना क्या है, बस मैं लगा दूंगी। ठीक है, चलो अब इसको ग्राउंड के रिलेटिव करते हैं। तो ग्राउंड के रिलेटिव करेंगे तो ये एक्सेलरेशन तो इतना ही रहेगा। इसकी क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? सर इसकी तो मैं थ्री लिखेंगे, टेंशन इक्वल टू मास ऑफ एक्सीलरेशन। हाँ, तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना 8 और एक्सेलरेशन कितना, यानी कि डायरेक्ट यही लिखते हैं हम, मास 8 और एक्सेलरेशन F अपॉन 1/2। और इसके बाद टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में चाहे इसके रिलेटिव लिखो चाहे ग्राउंड के रिलेटिव लिखो, सेम इक्वेशन बनेगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है। ठीक है, तो t इक्वल टू 40 लिखा तो ये 40 लिख दिया, तो ग्राउंड से लिखते तब भी यही इक्वेशन बन रही है, बस उसमें ये वाली एक स्टेप कम हो जाएगी ग्राउंड के रिलेटिव, सूडो फोर्स वाली। बस सीधे t इक्वल टू 8F/112 और फिर टेंशन की वैल्यू 40 के बराबर है ना। नहीं मन में कुछ है तो पूछो। क्या चीज बताओ, क्या गलत कर रही थी? अच्छा, तुमने सूडो फोर्स की जगह F कर दिया था उस पर अपोजिट। हाँ, ये बटन है तुम अपना थोड़ा थोड़ा सा ब्लैंक सी हो जाती है ना, वो आदत अब नहीं रखो, अब टेंशन फ्री रहो थोड़ा। ठीक है, और इसके ना ऐसे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, मैं तुमको 2-4 क्वेश्चन भेज दूंगा ऐसे। अच्छा, अब और कौन से क्वेश्चन भेजे तुमने? एक क्वेश्चन था एक और बढ़िया सा क्वेश्चन था, मैं देखो कौन सा, ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन भेजा था तुमने। अच्छा हाँ, ये एक बेटा एक और ये क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं समझ में आएगी, तुम कहाँ गड़बड़ क्यों नहीं। ऑप्टिक्स का नहीं, ये वाला, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास। हो गया ये? नहीं नहीं नहीं, इसको मतलब कैसे करोगी, मुझे एक्सप्लेन करो। नहीं नहीं, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये डिस्क है, इसका मास m और रेडियस है r के बराबर, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, जो सेंटर ऑफ मास से, जो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन की परपेंडिकुलर है, कितना होगा? हाँ वही होगा, mr²/2 ही होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने पर है? 3r/4 पर होता है, इस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना। ऑप्टिक्स वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये बताओ कि अगर कनकेव मिरर पर पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ फोकस होती हैं? पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों तब ऐसा होता है। अगर ऐसी पैरेलल रेज आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस कहां पर होंगी? फोकस पर। लेकिन वो रेज आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो कहां फोकस होती हैं? तब ये फोकल प्लेन में मिलती हैं, पढ़ा था ये, फोकल प्लेन में मिलती है ना। तो मान लो ये यहां से मैंने इसको बढ़ाऊं आगे, तो ये यहां कहीं मिलेगी, तो ये होगा इसका फोकल प्लेन, यहां पर मिलती है। ठीक है,
तो ये क्या बन गई, इमेज बन गई यहाँ पर। हमने एंगल बड़े बड़े ले लिए हैं इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज इसको कितना लिखते हैं हम, एफ। और ये जो एंगल बहुत छोटा सा होता है, यहीं से लगभग यहीं से मिलता है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं यहां से थीटा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है, नहीं समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं, रुक जाओ, ये बताता हूं तुमको कि अगर रे ऑफ लाइट इधर थीटा एंगल पर आई तो यहीं से थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और मान लो यहां कहीं फोकस है और रे ऑफ लाइट जो थी वो पैरेलल आ रही थी, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मिल गई हैं, यहां मिल गई हैं। तो ये एंगल बहुत छोटा होता है यहां पर, तो ये अगर थीटा था तो इसको भी हम थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन, सॉरी ये डिस्टेंस को मान लेते हैं वाई, तो वाई अपॉन एफ के बराबर। और थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा को भी क्या लिख लेंगे हम, टेन थीटा को क्या लिख लेंगे, अगर थीटा स्मॉल है तो एफ थीटा के बराबर है ना, तो ये थीटा लिख लेंगे, एफ थीटा हो जाएगा वाई। तो अब इसमें हो ये रहा था बेटा कि एक प्लेन मिरर था यहाँ, प्लेन मिरर पर जो रेज आ रही थी वो आ रही थी आपस में पैरेलल रेज आई थी ऐसे, ये पैरेलल रे थी, ये भी पैरेलल थी, तो ये कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई थी, थीटा पर, तो थीटा पर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ये थीटा पर आ रही है रे यहां से, तो ये एंगल भी थीटा बनाया, ये भी थीटा हुआ। अब इसमें डी डिस्टेंस दिया था कुछ, किस किस के बीच का डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। तो अब ये जो इमेज फॉर्म हुई बेटा आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, इस इमेज की डिस्टेंस कितनी है यहां से, एफ। अब ये जो इमेज बनी है ये इस प्लेन मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ये जो रेस जा रही ना यहां से, अब ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होंगी और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्स हो जाएंगी, तो इमेज कहां बनेगी, इसकी पीछे प्रोड्यूस करते हैं ना, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है प्लेन मिरर के उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म होती है। तो ये इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, ये जो d माइनस एफ पर, और बाकी तो चेंज होता नहीं है, ये जो डिस्टेंस है ये भी उतनी ही डिस्टेंस रहेगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, y एफ थीटा के बराबर। रे पहले रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, सेकंड रिफ्लेक्शन में कनकेव मिरर से, कनकेव मिरर ने ये इमेज बनाई। अब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये रेज यहां पर इंसिडेंट होंगी, है ना। और प्लेन मिरर में होता क्या है कि जिस जगह पर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है उतना ही पीछे इमेज बनती है, साइज भी सेम होता है। तो अगर इसका साइज y था तो यहां पर इसका भी साइज y ही रहेगा, और y कितना है, एफ थीटा के बराबर है। हाँ, अब इसमें इसको क्या लिया हुआ था, ओरिजिन, ये थी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो जो इमेज फॉर्म हुई है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, माइनस एफ थीटा। बस ये आंसर हो गया इसका, है ना। एक और क्वेश्चन था ऑप्टिक्स का, कुछ डायमीटर दिया हुआ था उसमें, मैंने पढ़ा, हालांकि वो क्वेश्चन है गलत, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन तो सही है, उसका जो सोल्यूशन निकाल के आंसर जिस मेथड से निकाला है ना वो गलत है। अब बताता हूं गलती क्या है। उसका आंसर शायद 1 दिया होगा, अच्छा। इसमें एक जो लिफ्ट वाला क्वेश्चन था ना वो सबसे बढ़िया सवाल था एक, उसमें ना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, उसमें गलती होती है, एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। यार वो क्वेश्चन कहाँ है, लेंस वाला मिल नहीं रहा, मैंने आपको भेजा था स्टार्टिंग
लिफ्ट के बाद पॉइंट ऑब्जेक्ट, हाँ मिल गया। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बना लिया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर वाला एक लेंस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टू लेफ्ट ऑफ इट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो रखिए हमने 20 सेंटीमीटर पर। ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगी इसकी? 20 पर ही बनेगी, क्योंकि 2f है ना ये डिस्टेंस। बेटा तुम कंफ्यूजन, ये लेंस है, ये मिरर नहीं है। इसका कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया? लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो इमेज भी 2f पर बनती है, लेकिन 2f उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। ठीक है, इसमें तो दो सरफेस हैं, इधर है एक इधर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस सरफेस की है वो फोकल लेंथ से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है इसमें। ये मिरर नहीं है। जो कनकेव मिरर पढ़ते थे या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते थे उसमें ऐसा होता था कि F इक्वल टू R/2 था। ये लेंस है। तो चलो ये हो गया। अब इसमें पूछा क्या है, मुझे सवाल समझाओ जरा। तो आंख को रखा है 30 सेंटीमीटर पे। और भी कुछ है? नहीं 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 नहीं, केवल यहां नहीं रखा आंख को, कुछ और दिया हुआ है बेटा, पूरा पढ़ो। ऊपर के नीचे? नीचे। तो यहां कहीं आंख को रखा हुआ है, आंख नीचे है। तो पूछा क्या है उसमें? कौन सी मैक्सिमम डिस्टेंस? इसमें अगर उससे नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं दिखेगी। अच्छा, तो क्यों नहीं दिखेगी ये बताओ। रे ऑफ लाइट आंख में नहीं आ रही होगी तो नहीं दिखेगी। लेकिन क्यों नहीं आ रही होगी? ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं ना, ये इनको थोड़ा देखो। ऑप्टिक्स जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, या तुम भी, अब तो खैर इतना टाइम नहीं है, हमको क्वेश्चन को हमेशा रे से सोचना चाहिए कि रे कैसे कैसे जा रही होगी। दिमाग में रे क्लियर होना चाहिए, यानी रे डायग्राम दिमाग में सेट होना चाहिए, भले हम बनाए ना, लेकिन हमको पता होना चाहिए रे कैसे गई। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऑफ लाइट तो इससे सीधे निकल गई होगी यहां से, तो आंख अगर यहां पर होगी तो इमेज तो दिख जाएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहां से पहुंच गई है। अच्छा, इसके बाद अगर एक रे ऑफ लाइट में यहां पर बनाता हूं, यहां से जा रही है, तो ये रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? इस पॉइंट के ऊपर या नीचे? ये रे ऑफ इमेज तो यहां बन रही है ना, तो इसको मुझे यहां से पास कराना है, इस वाले पॉइंट से। इमेज यहां बन रही है, तो ये वाली रे तो इसकी आंख में नहीं पहुंची, आंख यहां रखनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद जो रे ऑफ लाइट में यहां से बनाऊंगा टॉप मोस्ट पॉइंट से, ये कहां से होकर जाएगी? उसे भी यहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज तो कहां पर बन रही है? 20 सेंटीमीटर पर। तो ये रे ऑफ लाइट जाएगी तो 20 से ही है, लेकिन ये अब इस वाली रे किससे नीचे चली जाएगी या ऊपर? नीचे जाएगी। ये अब लिमिट पर पहुंच गए, इससे नीचे कोई रे ऑफ लाइट नहीं है। ये वाली जो रे ऑफ लाइट आई है ना, सबसे ऊपर वाले पॉइंट से यहां पर, इससे नीचे कोई रे ऑफ लाइट नहीं है। नहीं समझ में आई ना ये बात? ये वाली रे ऑफ लाइट तो पहुंच जाएगी यहां सीधे, ये वाली रे ऑफ लाइट इधर आ रही है, और ये वाली इधर आ रही है, उससे नीचे आ रही है। नहीं, तुमको इसमें कुछ डाउट है? तुम पूछो। नहीं, कुछ कुछ है तुमको कंफ्यूजन, तुम्हारा चेहरा देख के समझ रहा हूं मैं। जितनी ऊपर होगी ना रे ऑफ, देखो यहां से जितनी भी रेज निकलती है सारी की सारी को कहां पे मिलना है? यहां मिलना है ना,
क्योंकि इमेज कहां बनती है 20 सेंटीमीटर पर, तो सारी रेस तो यहीं पर आएंगी। लेकिन जब सारी रेस यहीं पर आएंगी तो ये तो स्ट्रेट ही निकल आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, विदाउट डिविएशन सीधे जाएगी। जो ये वाली रे है इसको यहां पर पहुंचना है, तो ये जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई थी ये नीचे मुड़ के यहां पर आ जाएगी। लेकिन जो ऊपर वाली रे है उसको भी तो यहीं पहुंचना है। तो जो ऊपर वाली रे जब आगे बढ़ेगी तो ये रे हो जाएगी नीचे और ये हो जाएगी ऊपर। अच्छा ये बताओ, ये खैर टीचर्स मैक्सिमम नहीं जानते हैं, ये इमेज यहां पे इन्वर्टेड बनेगी इसकी या इरेक्ट बनेगी अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तो? अगर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना रखे, एक ऐसी ऑब्जेक्ट रखी होती, चलो मैं रखता हूं अभी यहां पर, क्यों बनेगी इन्वर्टेड? और ये वाली जो रे है वो सबसे नीचे पहुंचेगी इधर, जो ये वाली है वो यहां पहुंचेगी, जो ये वाली है वो थोड़ा और ऊपर जा रही है। ठीक है, हाँ तो अब बेटा ये चीज को यही आप ही तो अप्लाई करो। जो रे ऑफ लाइट यहां पर थी वो यहां पर आ गई, ऊपर वाली यहां, इनको आगे बढ़ाया तो जो रे ऑफ लाइट ऊपर थी, ये मतलब जो रे ऑफ लाइट नीचे थी, ये 1 वाली जो थी ये 1 वाली है, और ये 2 है, ये 2 है, और ये कौन सी, ये 2 है। यहां पर 1 नीचे थी, यहां पे 1 ऊपर ऊपर, इसलिए इन्वर्टेड इमेज बनती है। आखिरी रे यहां पर है, इससे ये जो 2 है, रे नंबर 2, इससे नीचे कोई रे नहीं है। ये क्लियर है ना? तो अगर तुमने आंख को इसके नीचे रखा, यहां रख दिया आंख को, तो कोई रे नहीं आएगी उसमें, तो ऑब्जेक्ट दिखेगी नहीं। तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी रख सकते हैं? ये वाली, ये डिस्टेंस रख सकते हैं ना यहां तक, ये वाई डिस्टेंस। आंख को बस यहां तक रख सकते हो आप, इससे नीचे ले जाओगे तो आंख में वो रे नहीं आएगी जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो नहीं दिखेगी। अब इस एंगल को मान लेते हैं कितना है, थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर y, और ये कितना है 10, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर पे थी ना, तो ये y अपॉन कितना है 10। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू कितना लिखोगी? ये कितना है? हाँ, तो कितना है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? 2 होगा ना, तुम इसमें कंफ्यूज क्यों रही हो? डायमीटर है तो ये टोटल 4 होगा ना यहां तक का। लेंस ऐसा होता है तो ये डायमीटर 4 होगा ना, ये तो यहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये 2 आएगा। तो कितना लिखूं मैं इसको? 2 अपॉन 20, तो y कितना आया? 1, तो इसका आंसर होगा 1। अब ये बताओ, अगर हम एडवांस लेवल की बात करें तो क्वेश्चन गलत है। इसलिए गलत है कि जो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है ना, वो यहां पर फोकस नहीं होगी, और जो यहां से आ रही है वो यहां पर फोकस नहीं होगी। ये जो सारे फॉर्मूले हम पढ़ते हैं ना, v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये केवल पैरेक्सियल रेस के लिए सही है, मार्जिनल रेस के लिए वो लगेगा ही नहीं। तो जो यहां पर से आई है उसकी इमेज 20 सेंटीमीटर पर नहीं बनेगी वो कहीं और बनेगी। तो इसलिए जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है, जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने, जिस टीचर ने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो ये भूल गया कि मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज एक ही जगह पर फोकस नहीं होती है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? अच्छा, लेकिन जिसने नहीं, ये देखो मेंस में ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते, नीट में भी चलती है ये सब चीजें। एडवांस लेवल का जो पेपर होता है ना, जेईई एडवांस का, उसमें वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, और फिर इस पे बड़े सवाल उठ जाते हैं, फिर उनको बोनस या करना पड़ता है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। पहले मेंस में भी देना पड़ता था, अब क्यों नहीं करते हैं वो ऐसा?
क्योंकि अब एग्जाम कितने शिफ्ट में होने लगा है, मान लो 10 में हुआ था इस बार, तो इस बार तो कम था ना, पिछली बार तो होगा नहीं 4 के 8 शिफ्ट हुई थी कि 10 हुई थी इस बार? 10। 10 हुई थी ना। तो मान लो अगर 10 लाख बच्चों ने दिया और 10 शिफ्ट में उनको बराबर बराबर बांट दो, तो कितने हो गए? 2-2 लाख हो गए। तो अगर एक पेपर में मिस्टेक हुई किसी शिफ्ट में, तो वो केवल 2 लाख की प्रॉब्लम होती है, बाकी 8 लाख कहते हैं ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, हमें क्या मतलब इससे। लेकिन जब एक सिंगल पेपर होता था ना, तो सिंगल पेपर में वो प्रॉब्लम पूरे 10 लाख लोगों की होती थी, तो वो लोग कोर्ट चले जाते थे। तो जेई मेन वाले ना एनटीए इसमें भी इसलिए शिफ्ट में करता है एग्जाम, कि अगर एक क्वेश्चन में गड़बड़ होती है किसी शिफ्ट में, तो उसमें उतना हंगामा नहीं होता जितना पहले होता था। और तो नहीं तो क्वेश्चन का हमको मुझे कोई नहीं इतने लग जाते तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वे क्वेश्चन इस बार थे ना, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। एक क्वेश्चन था ऑप्टिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें किसी टावर से दो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था अलग अलग एंगल से, दोनों का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम दिया हुआ था, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम, सब कुछ सेम कर रखा था। फिर जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, उसको बच्चों ने चैलेंज भी किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। अब उसका तरीका ये है कि आप कोर्ट जाओ, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल करो तो आंसर अलग आता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर दो तो आंसर अलग आता है उसमें। यानी उन्होंने डेटा ही सेट नहीं किया था। न्यूमेरिकल में था कोई नहीं, ये शायद इंटीजर में नहीं था, ऑब्जेक्टिव में ही था। ये बिजनेस का मैंने सोचा कि ये मतलब न्यूमेरिकल से डिटोल स्टेप मतलब एक्चुअल स्टेप भी करती क्योंकि दे चाहिए कि आपके पास तो चॉइस थी आपने वो टेस्ट किया। लेकिन क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है ना। नहीं वो तो है एनीवे लेकिन आईआईटी के जेई एडवांस के एग्जाम में क्या होता है कि जेई एडवांस में ना एक ही पेपर होता है, तो अब उसमें अगर वो गड़बड़ करेंगे तो फिर सारे लोग बिल्कुल जो है फिर हंगामा। फेयर भी होता है ना तो इस बार इतना अनफेयर की चीज हो रही है। हाँ बिल्कुल, इनको ना नीट की तरह सिंगल पेपर ही कराना चाहिए और ऑफलाइन करा लेना चाहिए सारा सिंगल पेपर। जब नीट हो सकता है तो ये भी हो सकता है, नीट में तो बच्चे ज्यादा बैठते हैं। एनीवे तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब और कौन सा बचा है? फिर वो लिस्ट वाला ही बचा है। हाँ लिफ्ट वाला मैं तुमको बता देता हूं कैसे करना है। लिफ्ट वाले क्वेश्चन में लिफ्ट जब ऊपर जा रही होगी तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना रख सकते हैं हम उसका? जिससे कि केबल टूटे ना। केबल मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकती है? मतलब ये केबल में कुछ दिया था ना, मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकती है, इसका मास था mg, और टेंशन टी मैक्स कितना हो सकता है? 9 mg। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में कितना पॉसिबल है? 9 mg माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। तो a इक्वल टू कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम a। तो 8g के बराबर एक्सेलरेशन हो सकता है मैक्सिमम। अब ऊपर जाते समय जब ये रुकेगी तो मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना पॉसिबल है? ये भी कितना हो सकता है? 8g हो सकता है कि नहीं? नहीं ठीक से बताओ। हाँ देखो मैं तुमको बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन हम कैसे लेके सॉल्व करते हैं। जब भी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सॉल्व करना हो ना क्वेश्चन, तो उसका मतलब होता है कि बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलना चाहिए, बॉडी को एक्सेलरेट होना चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट डी एक्सेलरेट होना चाहिए। तो उसमें टाइम कैसा लगेगा? नहीं मिनिमम लगेगा। ये तुमने पढ़ा है कि नहीं, ये याद है कि नहीं? नहीं याद है, ठीक है। तो देखो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया किसी चीज का, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया, ठीक है। और अगर किसी बॉडी को मैंने यहां से एक्सलेट कराया, इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चली और ये डी एक्सेलरेट हुई यहां पर। अब इसके एरिया से क्या पता चलता है हमको? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है, एक बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना है, अगर अलग अलग तरह से ले जाना है हमको, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट है यानी कि इसका एरिया तो फिक्स है, एरिया में हम चेंज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं तुमको जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं।
एरिया तो हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं? एरिया कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक ट्रेन ए से चलती है बी पे पहुंचती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है ना, तो ये कैसे भी चले, चाहे एक्सलेट हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे भी जाए, इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कांस्टेंट आना चाहिए। समझ गए ये बात? अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसमें जो टाइम लगा ना, वो ये वाला टाइम लगा, अब मुझे टाइम करना है मिनिमम, तो टाइम को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, ये वाला पॉइंट पास में लाना चाहिए ना। पास में लाने के लिए ये लाइन हटनी चाहिए, यानी ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बस ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें सीधे एक्सेलरेट हो जाए और फिर रिटार्ड हो जाए। तो उसी केस में ये वाली डिस्टेंस कम होगी तो टाइम कैसा हो जाएगा, यहां पर मिनिमम हो जाएगा। और ग्राफ को हमने हाइट में बढ़ा दिया है, तो एरिया कैसा रख लेंगे हम, जितना पहले था उतना ही रख लेंगे। तो इस वाले केस में जो लिफ्ट वाला केस है, इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 8g हो सकता है। और मिनिमम कितना पॉसिबल है रिटार्डेशन के टाइम पर, यही गलती करते हैं लोग। देखो टाइम कम है इसलिए मैं तुमको बता देता हूं, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन ना g हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, अरे जो केबल ऊपर खींच रही है, मान लो खींचनी, उसमें फोर्स लगाना बंद कर दे, यानी कि उसकी वेलोसिटी ऊपर होगी लेकिन फोर्स केवल एक लग रहा होगा mg, केबल कोई फोर्स नहीं लगा रही है। अगर केबल फोर्स नहीं लगा रही है तो उसका मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना है, g, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 8g। तो तुम इसको ग्राफ ऐसे बनाना था कि एक ऐसे बनाया और फिर इसको हमने कुछ इधर कर दिया। तो ये एंगल है मान लो थीटा, तो tan थीटा कितना है, 8g के बराबर। और इस एंगल को अगर मैं मान लूं अल्फा, तो tan अल्फा कितना है, g के बराबर, हालांकि वो माइनस आएगा, तो tan अल्फा g के बराबर होगा। अब निकालना क्या है तुमको इसमें, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड, यानी कि ये v और ये t है, तुमको ये चाहिए। तो बस लिख लो इक्वेशन यहां से, 8g इक्वल टू कितना लिख सकती हो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये v मैक्स अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो इसको, रुको, हम कुछ मान लेते हैं इसको, ये a b c d, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए बी, और यहां से tan अल्फा यानी कितना g इक्वल टू कितना, v मैक्स अपॉन बी सी, इतना आ जाएगा। अच्छा इसमें कुछ और भी दिया था, मैं भूल गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, यानी इस ग्राफ का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है AC, और हाइट कितनी है मैक्स के बराबर। इसमें निकालना क्या है, मैं भूल गया यार, V मैक्स निकालना था कि टाइम निकालना, क्या निकालना है, वो टाइम दिया हुआ है क्या, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू यहां से जाएगी। यहां से AB इक्वल टू क्या लिखोगी 8g, और यहां से BC कितना V मैक्स बाई जी, इन दोनों को ऐड कर दो तो AB प्लस BC कितना हो गया, V मैक्स तो कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा 9g अपॉन, नहीं 9 अपॉन 8g, ठीक है। तो ये हो गया काम हमारा 1/2, AC किसके बराबर है, AB प्लस BC, इसकी वैल्यू ये रख देते हैं, V मैक्स इंटू 9/8g इंटू V मैक्स, और ये कितना था 180, तो V मैक्स का स्क्वायर कितना हो गया 180 इंटू 2 इंटू 8, जी की वैल्यू थी 10 और डिवाइडेड बाई 9,
20 इंटू 20 इंटू 8 का अंडर रूट, अंडर रूट 20 इंटू 8, तो कितना हुआ ये? 40 रूट 2 के बराबर, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो मैं बता रहा हूं कि तुमने क्या गड़बड़ की, इसमें तुम्हारी गलती कम है, बस ये तो क्लिक करने वाली बात होती है। अगर एक ट्रेन चल रही होती हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तब उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना लेते? 8g, और मिनिमम भी 8g लेते। उसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों 8g हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में घुमाया ये है कि अंडर ग्रेविटी मोशन है तो रिटार्डेशन g से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जो केबल ऊपर पुल कर रही है, मुझे लग रहा है तुम ये चीज नहीं समझी अभी, रिटार्डेशन g से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, हो नहीं सकता है, मतलब जब वो मतलब केबल को ही फोर्स ऐसे कुछ लगाएगा। मैं केबल क्या रिटार्ड करने के लिए केबल क्या करती है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाना है वो अपना फोर्स वेट से कम कर देती है। मतलब जैसे लिफ्ट का वेट मान लो 100 न्यूटन है, तो उसने जो फोर्स लगाया ऊपर वो 90 न्यूटन लगाएगी या 80 न्यूटन लगाएगी, तो नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स बचेगा कितना? 20 बचा या 10 बचा, तो वो रिटार्ड होने लगी। अब मैक्सिमम फोर्स नीचे की तरफ कितना लग सकता है? केबल फोर्स लगाना बंद कर दे तो जो मैक्सिमम फोर्स नीचे की तरफ लगेगा वो उसके वेट के बराबर होगा। यही मैक्सिमम रिटार्डेशन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब केबल धक्का थोड़ी दे सकती लिफ्ट को नीचे। लिफ्ट को रोकने के लिए जो केबल होती है, ये कॉमन सेंस की बात है, वो जो केबल लिफ्ट को ऊपर खींच रही होती है वो नीचे पुश नहीं करती कभी भी उसको, बस वो अपना टेंशन कम कर देती है। तो मान लो उसने टेंशन 0 कर दिया, तो टेंशन 0 कर दिया तो लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? g के बराबर हो गया। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन, इससे ज्यादा रिटार्डेशन नहीं हो सकता। यार तुम अभी भी कन्विंस नहीं हो, ये पक्की बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे एक थ्रेड से तुमने डस्टर को मैं एक थ्रेड से बांध लूं, तो मैं ऊपर तो कितना भी फोर्स लगा के खींच सकता हूं इसको, लेकिन थ्रेड का टेंशन में जैसे ही 0 करूंगा तो इसका रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? जाने नहीं लगेगा नीचे, वेलोसिटी ऊपर ही होगी उसकी। एक्सेलरेशन नीचे होगा तो वो रुकने लगेगा और ऊपर जाके कहीं रुकेगा। लेकिन अगर थ्रेड से मैं इसको धक्का थोड़ी दे सकता हूं नीचे, वो तो स्लैक हो जाएगा। तो जो लिफ्ट की केबल होती है वो लिफ्ट को रोकने के लिए कभी भी नीचे पुश थोड़ी करती है, वो क्या करती है? या तो पुल करती है या अपना टेंशन क्या करेगी, वो कम कर लेगी। अगर टेंशन 0 कर दिया फिर तो इतनी तेजी से लिफ्ट नीचे गिरेगी। तो लेकिन अब ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन कितना हो सकता है थ्योरेटिकली? g के बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसको तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। ये मैक्सिमम लोग नहीं क्लिक करते, यही वाली बात। हम अपने फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि, और वो हमारी आदत कब पड़ती है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसा पॉसिबल होता है कि जितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उतना ही मैक्सिमम रिटार्डेशन हो जाएगा, और इस केस में टाइम कैसा लगेगा? मिनिमम। अच्छा, ये चीज तुमने सीख ली अब कि मिनिमम टाइम के लिए क्या करना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलना चाहिए बॉडी को, या तो सीधे एक्सेलरेट हो और एक्सेलरेट होने के बाद फिर सीधे डिसलेरेट होना चाहिए, तो टाइम कैसा लगेगा? मिनिमम। अदरवाइज तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है मान लो, तो बस एक्सेलरेट हो गए, एक्सेलरेट होने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली, मान लो वेलोसिटी अचीव कर ली 1 मीटर पर सेकंड। अब चले जा रहे हैं उसी वेलोसिटी से 10-15 दिन चलते रहे, फिर रिटार्ड हो जाएंगे बाद में, तो टाइम तो बहुत लग जाएगा ना। तो टाइम को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? तो मैक्सिमम स्पीड करो। अब स्पीड को हमेशा मैक्सिमम नहीं करते रह सकते, क्योंकि रुकना भी पड़ता है, तो रुकना भी पड़ेगा, तो लगातार स्पीड बढ़ाते जाओ, फिर सीधे रुकना शुरू कर दो, तो टाइम मिनिमम लगेगा। ये नोट कर लेना है ना, अभी नोट्स बनाओ तो उसमें लिख लेना ये बात, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर करता हूं कंप्लीट। तुम अपने और क्वेश्चन भेज देना। और सुनो, इसमें क्या करा करो ना, जरूरी नहीं हम 1.5-2 घंटे क्लास करें, मेरे पास जैसे टाइम होगा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए,
तो मैं 15-20 मिनट में भी डिस्कस कर दिया करूंगा तुमको कई सारी चीजें, तो इसलिए इतना लंबा वेट मत किया करो कि पूरा हम ऐसी वाली क्लास करें, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ नहीं सर। है ना। तो आप एक चीज मुझे आपसे पूछनी है सर। सर मतलब मैं सोचे न्यूटन थर्मोडायनेमिक्स तो थोड़ा बहुत किया ही है, हम्म, तो सर थोड़े दूसरे चैप्टर भी थोड़ा हाँ कौन सा बोलो। पढ़ना शुरू कर दूं? कौन से। मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो सर, इसके बाद क्या करना चाहिए? मतलब थोड़ा तो न्यूटन थर्मोडायनेमिक्स में वैसे पता है थोड़ा सा, तो सर साइड बाय साइड दूसरे चैप्टर तुमने जेई मेंस PYQ सॉल्व कर लेना हीट एंड थर्मो के, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं कर लूंगी साइड बाय साइड, बट सर एडवांस का उसके लिए भी तो आप क्या सजेस्ट करते हो, कौन से चैप्टर से करना चाहिए? देखो जो चैप्टर है ना, तुम 11th के करना चाहोगी या 12th के। सर मुझे करने का एक्चुअली दोनों है, क्योंकि 11th के लिए स्टार्टिंग का पोर्शन है, एडवांस का उतना अच्छा नहीं, मतलब मेंस का थोड़ा मतलब ठीक है, मतलब चल जाता है, बट सर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर तुमको अगर 12th का करना है तो फिर तो जो आपस में मिक्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स वाला पोर्शन करना चाहिए। इजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो फिर वो मॉडर्न फिजिक्स है। नहीं सर ये अभी के बाद में हाँ तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके जो क्वेश्चंस हैं जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स और EMI, ये चारों क्वेश्चन चारों टॉपिक्स पे बढ़ जाओ फिर एडवांस के लिए। और काइनेमेटिक्स, सर आर्काइव से ही कर लूँ, मतलब कि मुझे शिक्षक से मिली है, वहाँ से ही कर लूँ। अच्छा एडवांस के लिए मैंने तुमको नहीं भेजा गया कुछ अभी। अच्छा आपने फीस तो भेजी थी, मतलब फीस वाली थर्मोडायनेमिक्स वाले पे भेजी थी, हीट थर्मो की मैंने कब भेजी थी। फिर वो वाली सर अच्छा ये वाली जो अभी, हाँ अच्छा इसमें तो क्वेश्चन कम थे। चलो अच्छा तुम आर्काइव से ही कर लो फिर, है ना, जो उन्होंने दिया है उससे कर लो, और जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाओ 2023 से लेके पिछले 5 साल के, 5 साल के करना, उससे पीछे मत जाना ज्यादा, है ना। हालांकि एडवांस में तो और पीछे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा पीछे करोगी तो फिर टाइम नहीं बचेगा, एक ही टॉपिक करती रह जाओगी, यस है ना। तो 5 इयर्स के लगभग कर लो क्वेश्चन। ठीक है। तुम्हारा टॉपिक कौन सा वीक है। सर मेरा सर मतलब मुझे लगता है कि सर 12th का वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑल, वो एडवांस के पोर्शन में इतना मतलब ग्रास्प नहीं है। और 11th में, सर 11th एक्सेप्शन की तो देखिए हो रही है। 11th के कौन से टॉपिक हैं तुम्हारे मतलब जो तुमको अच्छे से याद नहीं है या वीक है। सर एक्सेप्शन ही सबसे प्रॉब्लमेटिक है, कौन सा। एक्सेप्शन अच्छा SHM तो, हमेशा से मेरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है सर, मतलब ये अच्छा अच्छा ठीक है, SHM में तो करा दूंगा, तुम्हें चिंता मत करो बढ़िया से। हाँ और सर ऐसा जाना सर मैकेनिक्स तो सर हो मतलब कभी कभार वो प्रॉब्लम आ ही जाती है मैकेनिक्स, मतलब सर ओवरऑल तो सर एडवांस में थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब सर टॉपिक जनरली तो सर प्रॉब्लम हर जगह पे डाउट आने लगता है, तो सर मतलब एक कैटेगराइज करके तो मतलब मैं क्या कैसे बताऊँ। दे- आई फील कि मतलब थोड़ा सा मतलब मैं जो देखी नहीं नहीं एक काम करो, तुम मैं बताऊं, तुम SHM के जेई एडवांस के पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें ना रोटेशन भी इन्वॉल्व है कई क्वेश्चन में, रोलिंग मोशन पर भी है SHM के क्वेश्चन, ठीक है। तो वो उनको सॉल्व करो, तो उससे तुम्हारी ना रोटेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास वगैरह भी रिवाइज होगा। क्योंकि जेई एडवांस का जो क्वेश्चन होगा ना SHM का, उसमें केवल SHM नहीं लग रहा होगा, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, केवल SHM नहीं होगा, उसमें कुछ और भी होगा। जैसे उसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ एक स्प्रिंग लगा दी है, स्प्रिंग को कहीं कनेक्ट कर दिया है, फिर सिलेंडर को छोड़ दिया है, तो वो रोल करते हुए SHM कर रहा है। ज्योमेट्री क्लियर हुई तो मैं उसकी नहीं समझ आया। उसमें ऐसे था कि ये सिलेंडर है, मतलब वो क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है तुम्हारा, यहां से स्प्रिंग कनेक्ट कर, थोड़ा सा वर्डिंग है
ये एक स्प्रिंग है, ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर है तो एक स्प्रिंग पीछे भी होगी ना इसके, दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, और बस इसको यहां से रोल करा के छोड़ दिया है। तो अब ये ऐसे 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 चम कर, तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, रोलिंग मोशन का भी रिवीजन हो जाता है, एसएचएम का भी रिवीजन हो जाता है ना। तो ये वाले क्वेश्चन एसएचएम के जिसमें रोलिंग वगैरह भी मिक्स है वो करना। तो अभी पहले क्या करोगे? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ उसको कर लेना, ठीक है। तो मैं डिस्कनेक्ट करूं अभी। चलो तो बाय बाय बाय।